अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हाँ, तो हम एक दफ़ा फिर बड़ी धूमधाम और गरज वाले इंट्रो के साथ हाजिर हैं एकेडमी ऑफ नॉलेज में, और हम अपने लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर से। तो रमज़ान शरीफ की वजह से जो है ना काफ़ी सारे लेक्चर जो है ना वो ड्रॉप हो गए थे। अब इंशाल्लाह हम मुतवातिर आप तक जो कुछ हमारा इल्मी सरमाया है पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो बच्चों, हमने पहले पढ़ा था, सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया था, बल्कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ स्पेसिफिक थॉट विच गिव्स अ फुल मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। अल्फाज का मजमूआ जो मुकम्मल मफहूम अदा कर दे वो जुमला कहलाता है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था जी एक फ्रेज़ पढ़ा था। फ्रेज़ भी ग्रुप ऑफ वर्ड, वो भी अल्फाज का मजमूआ है। ग्रुप ऑफ वर्ड which acts as a single part of speech। अल्फाज का वो मजमुआ जो सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच या किसी अज्जाए कलाम में से एक का काम सारा अंजाम दे, वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। या दूसरे अल्फाज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट ए फाइनाइट वर्ब, जिसमें फाइनाइट या ख़ास फेल मौजूद न हो, अल्फाज का वो मजमुआ क्या कहलाता है जी? फ्रेज़ कहलाता है। तो इसकी जमा है फ्रेजेस। तो जैसे हमारे पास एक वर्ब है, फेल है, लुक है जी, लुक, जिसके माने मफहूम है देखना, ढूंढना। तो अगर हम लुक इनटू लगा दें, इसके साथ इनटू लगा दिया तो ये एक फ्रेज बन गया। क्या बन गया? फ्रेज। अल्फाज का मजमुआ विदाउट ए फाइनाइट वर्ब, यानी जिसमें फाइनाइट वर्ब, ऐसा वर्ब होता है, ऐसा फेल होता है फाइनाइट, जो कोई हद का तयन कर देता है, माने मफहूम को वाजे कर देता है, वो होता है फाइनाइट वर्ब। अगर कोई फेल हद या मफहूम को वाजे नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो अल्फाज का मजमुआ विदाउट फाइनाइट वर्ब क्या कहलाता है? फ्रेज। लुक इनटू, ये एक तरह का फ्रेज है जिसके मतलब है, जिसके माने मफहूम है जांचना, तलाश करना और किसी चीज़ का मुआयना करना। अगर इसी तरह लुक के साथ फार लगा दें, लुक फार का मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, तो ये क्या है जी? फ्रेज है। इस तरह अगर हम इसकी जगह लिख दें, इसकी जगह अगर हम लिख दें कि ही इज इन द हाउस, वो घर के अंदर है, तो ये ही जो है ना, दो चीज़ें हमने और भी पढ़ी थी, सब्जेक्ट पढ़ा था और प्रेडिकेट पढ़ा था। सब्जेक्ट क्या था? जिसको हम फाइल भी कह सकते हैं, कि या अल्फाज, लफ्ज़ या अल्फाज का वो मजमुआ जो बतौर फाइल के काम करता है, काम करने वाले के तौर पर काम करता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जबकि ग्रुप ऑफ वर्ड रेस्ट, यानी रेस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड जो बाकी अल्फाज का मजमूआ है, विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, जो फाइल के मुतालिक कुछ बताता है, उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये भी क्या है? ही इज इन द हाउस। तो ही तो सब्जेक्ट है, हमें पता है। इज जो है ना, ये लिंकिंग फेल है। ये इन द हाउस जो है, ये वाला इन द हाउस, ये फ्रेज है जी। ये क्या है? इन द हाउस, घर के अंदर, ये फ्रेज है। ग्रुप ऑफ वर्ड विच ग्रुप ऑफ वर्ड विच या विदाउट फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड फ्रेज, जो जिसमें किसी किस्म का कोई फाइनाइट वर्ब या फेल ना हो। तो इन द हाउस, ये तो हो गई जी फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता, जो मफहूम को वाज़ेह करता है, वो नहीं होता। नेक्स्ट पे देखें जी क्लाज। क्लाज क्या होती है जी? अस्माल, इसकी सादी सी तारीफ यही है कि अ स्मॉल सेंटेंस इनटू अ बिग सेंटेंस इज कॉल्ड क्लाज। अच्छा जी, किसी बड़े फिक्रे के अंदर छोटा सा फिक्रा जो होता है, जुमला, किसी बड़े जुमले के अंदर छोटा सा जुमला क्या कहलाता है? क्लाज कहलाता है। जमा है इसकी जी क्लाजेज। इसकी जमा क्या है? क्लाजेज। अब
हमारा आज का टॉपिक यही है कि हम ये जो क्वेश्चन डेफिनेशन हैं, जैसे फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट फाइनाइट वर्ब विच एक्ट एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, यानी अल्फाज का मजमुआ जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब ना हो और वो किसी एक जुज़्व कलाम के तौर पर इस्तेमाल हो। तो हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था, वो जो बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच हैं या रूट पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारे बनते हैं 7, जिसमें नाउन था, प्रोनाउन था, उसके बाद वर्ब था, फिर एडवर्ब था, फिर प्रीपोजिशन, और इसके अलावा फिर जो है ना एडजेक्टिव, यानी इसमें सिफत, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। ये 7 जो है ना, इनको आप कह दें कि रूट पार्ट ऑफ स्पीच, ये बुनियादी अज्जाए कलाम है। आगे 2 जो है ना, उसमें एक आ जाता है इंटरजेक्शन, सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शन, या वर्ड विच इंडिकेट्स सडन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, यानी वो लफ्ज़ जो अचानक जज्बात का इजहार करे वो क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन। तो बाज़ ग्रामर दान हजरात जो माहिरीन लिसानियात हैं, लिंग्विस्ट हैं, तो वो कहते हैं जी रूट पार्ट ऑफ स्पीच 7 हैं। जो 2 बचते हैं आर्टिकल, जिसमें आ, एन, दा, और इसके अलावा इंटरजेक्शन जैसे आ, अलेस, उफ या पू, हुर्रे वगैरह, ये जो है ना ये किसी एक कैटेगरी में, किसी न किसी कैटेगरी में दूसरे के साथ रिलेट हो जाते हैं। रूट वही 7 है। तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करते थे, यानी सब्जेक्ट जो है ना उसका क्या काम, अपना नाउन का क्या काम था, प्लेस ऑफ पर्सन, थिंग और एनी आइटम, यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ का जो नाम था वो नाउन था। इस तरह की उनकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, फिर हमने पढ़ा था जुमला। जुमले की तारीफ थी ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच गिव्स अ कंप्लीट थाट और कंप्लीट मीनिंग, यानी अल्फाज का मजमूआ जो मुकम्मल मफहूम अदा कर जुमला कहलाता है। और फिर उसके बाद जो है ना ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट फाइनाइट वर्ब विच एक्ट एज अ सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच, जो जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब भी ना हो और वो इन 7 में से किसी एक कैटेगरी के खाते में हो, तो वो क्या कहलाता है, फ्रेज। वो क्या कहलाता है जी, फ्रेज। उसके बाद जी क्लाज, शॉर्ट सेंटेंस इन अ बिग सेंटेंस इज कॉल्ड क्लाज, या दूसरे अल्फाज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज ए फाइनाइट group of word which act as a single part of speech, but this group of word has its own subject and predicate, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना ही प्रेडिकेट हो, किसी बड़े जुमले के अंदर हो, तो वो क्या कहलाता है जी, क्लाज। तो क्लाज की हमारे पास 2 किस्में हैं जी, एक मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज जिसको कहते हैं जी, उसको क्या कहते हैं, मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अ कंप्लीट थॉट एंड दिस सेंटेंस आल्सो कंटेन्स एन अदर पार्ट विच आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लाजेस। सबऑर्डिनेट यानी मातहत जुमले, एक बड़े जुमले के अंदर जो छोटा जुमला होता है वो क्या कहलाता है, क्लाज। और बाज़ दफ़ा एक ही जुमले में छोटे छोटे कई जुमले होते हैं, तो इस बड़े से जुमले को हम हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, जिनमें एक जो होता है मेन पार्ट जो अपना मफहूम पूरा कर देता है फाइनाइट वर्ब के साथ, वो मेन क्लाज या प्रिंसिपल क्लाज कहलाती है। और दूसरा जो अपना मफहूम उस जुमले के अंदर अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए तो अलहदा मफहूम नहीं देता, लेकिन जुमले के अंदर फिट हो तो वो अपना मफहूम पूरा देता है, लेकिन उसका अपना ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है मेन क्लास पे या प्रिंसिपल क्लास पे। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास को अगर हम किसी जुमले से बाहर निकाल दें तो ये अपना मफहूम नहीं अदा कर सकती, लिहाजा ये मातहत है, ये मजबूर है, डिपेंडेंट है किस पे, इंडिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास को प्रिंसिपल क्लास भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है, या इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी कहा जाता है। तो जो अपना मानी मफहूम मुकम्मल नहीं कर पाता उसको सबऑर्डिनेट क्लास, या इसको आप मातहत जुमला कह सकते हैं, मातहत जुमला। तो मातहत जुमले की भी फिर आगे किस्में हो जाती हैं।
कोऑर्डिनेट क्लाज, अगर दो जुमले एक जैसे छोटे छोटे हम पल्ला जुमले हों और बट और के साथ मिले हों, बट या आर, आइदर आर, नाइदर नार, आर या नार के साथ, ये तीन, बट, आर या नार के साथ अगर मिले हुए हों तो ये क्या होते हैं जी, कोऑर्डिनेट क्लाजेज या कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस। इनकी मिसालें हम आगे देखें, पहले हम ये पढ़ लें ये डेफिनेशन ताकि हमें समझ आ जाए कि है क्या चीज़। मेन क्लाज क्या होता है जी, प्रिंसिपल सेंटेंस होता है जो अपना मफहूम पूरा अदा कर देता है। सबऑर्डिनेट क्लाज क्या होता है, ये किसी बड़े जुमले के अंदर छोटा सा जुमला होता है, लेकिन अगर उस बड़े जुमले से इसे बाहर निकाल दिया जाए तो ये अपना मफहूम पूरा नहीं करता। लेकिन इसकी एक सूरत हाल ये है कि इसका अपना ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। हालांकि हमने पीछे पढ़ा था कि सिंपल सेंटेंस क्या था, विच कंटेन्स अ सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल प्रेडिकेट, यानी जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही प्रेडिकेट हो, वो क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस। ये अगरचे सिंपल सेंटेंस होते हैं लेकिन अपने मफहूम अदा करने के लिए ये मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास या प्रिंसिपल क्लास पर डिपेंड करते हैं, उस पर इन्हिसार करते हैं, तो इसीलिए ये सबऑर्डिनेट क्लास कहलाती हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लास क्या होते हैं, दीज आर आल्सो सेंटेंसेस विच आर ज्वाइंड बाय द कनेक्टर और कंजंक्शन, विच आर ज्वाइंड बाय द कनेक्टर और कंजंक्शन। तो ये कोऑर्डिनेट क्लास भी क्या होते हैं, ये भी जुमले होते हैं, दे आर आल्सो सेंटेंसेस बट दे आर कनेक्टेड with each other by coordinate conjunction, coordinate conjunction or but or not। ठीक है जी, आगे complex sentences, complex sentences also contains one main or independent clause and one or more than one subordinate clause। अब complex sentence क्या होंगे जी, यानी ऐसा बड़ा जुमला, ठीक है जी, complex sentence also contains one main clause, जिसमें एक मेन क्लाज होगी या प्रिंसिपल क्लाज या इंडिपेंडेंट क्लाज, वन और मोर देन वन कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट क्लाजेज विल बी आल्सो इंक्लूडेड इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप मिक्स सेंटेंस भी कह सकते हैं, मखलूत जुमले भी कह सकते हैं, या पेचीदा जुमले भी कह सकते हैं, या मुरक्कब जुमले भी कह सकते हैं। यानी एक और ऐसा बहुत बड़ा जुमला जिसमें एक तो प्रिंसिपल क्लास हो, मेन क्लास, और उसके साथ ही उसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लास भी हूँ, कोऑर्डिनेट क्लास कोई भी हूँ, या सारी की सारी सबऑर्डिनेट क्लास हूँ या कोऑर्डिनेट क्लास हूँ, यानी वो सेंटेंस एटलीस्ट मस्ट कंटेन 3 और मोर देन 3 सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंस और शॉर्ट सेंटेंस। तो उसके बाद है जी डबल सेंटेंस। अगर हमारे पास कोई जुमला जो है वो बिल्कुल दो इंडिपेंडेंट क्लासेस जुड़ी हुई है, किसके साथ, बट के साथ, आर के साथ या नार के साथ, तो वो क्या होगा, डबल सेंटेंस होगा। डबल सेंटेंस से क्या मुराद होगा जी, डबल सेंटेंस यानी डबल सेंटेंस विल बी a large sentence in which there would be two small sentences which are joined by conjunction, which are joined by conjunction but or not। तो डबल सेंटेंस दूसरे अल्फाज में हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लाजेज होते हैं, दो ही जुमले होते हैं जो एक ही तरह के होते हैं लेकिन वो बट आर या नार के साथ मिले होते हैं, डबल सेंटेंसेस। आगे जी मल्टीपल सेंटेंसेस, ये क्या होते हैं जी, मल्टीपल सेंटेंसेस भी एक तरह का एक बहुत बड़ा जुमला होता है जिसके अंदर मजीद जुमले होते हैं जिनमें एक जो है ना मेन क्लाज होगी और बाकी सब ऑर्डिनेट क्लाज या कोऑर्डिनेट क्लाजेज होंगी, ये मल्टीपल सेंटेंस कहलाएगा। मल्टीपल सेंटेंस या कसीरुल अज्जा जुमला, जिसके कई अज्जा हों उसको मल्टीपल सेंटेंस, जिसके दो अज्जा हों और हम पर लूँ, यानी दोनों जुमले हों, दोनों इंडिपेंडेंट क्लाजेज हों या प्रिंसिपल क्लाजेज हों या कोऑर्डिनेट क्लाजेज हों, तो वो डबल सेंटेंस होगा। अगर वो दो या दो से ज़्यादा जुमलों से बना हुआ है जिसमें एक मेन क्लास है, बाकी जितने भी सेंटेंस हैं या क्लासेज हैं वो चाहे सबऑर्डिनेट हों या कोऑर्डिनेट, तो इस किस्म के जुमले को क्या कहते हैं जी, मल्टीपल सेंटेंसेस। अब आगे देखें जी, हमारे पास वर्ब हमने पहले पढ़ा था। वर्ब क्या था, वर्ब इज़ अ वर्ड विच इंडिकेट्स बीइंग और डूइंग ऑफ एनीथिंग,
यानी वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी चीज़ का होना या करना जाहिर करता है। वर्ब इज़ अ वर्ड विच इंडिकेट्स डूइंग और बीइंग ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का करना या होना जाहिर करता है। तो वर्ब की भी दो किस्में होते हैं जी, ट्रांसिटिव वर्ब, इनट्रांसिटिव वर्ब। जो ट्रांसिटिव वर्ब होगा वो क्या होता है जी, ट्रांसिटिव वर्ब के लिए मफऊल या ऑब्जेक्ट लाजमी होता है, मफऊल या ऑब्जेक्ट लाजमी होता है। और इनट्रांसिटिव वर्ब के लिए सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ बताओ उसके साथ कोई फ्रेज कनेक्ट हो सकता है, चाहे वो एडवर्बियल फ्रेज हो या एडजेक्टिव फ्रेज हो, या इसके अलावा जो है ना इसके अलावा कोई भी किसी किस्म का फ्रेज हो, यानी वो अटैच हो सकता है इनट्रांसिटिव वर्ब के साथ, लेकिन इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। ऑब्जेक्ट उस सूरत में जब आएगा, जब ऑब्जेक्ट आएगा तो वो ट्रांसिटिव वर्ब होगा। इसकी मिसाल आप इधर ही देख लें कि ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब कौन से हैं। सबसे पहले मैंने ये क्लासेज हैं, एग्जाम्पल की क्या है, ये हैं जी क्लासेज। सबसे पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, लार्ज सेंटेंस, इसके अंदर दो छोटे सेंटेंस हैं, जुमले, जिनमें एक जो है ना मेन क्लास है और दूसरी जो है ना सबऑर्डिनेट क्लास है। मैंने कहा है कि सबऑर्डिनेट क्लास ऐसा छोटा जुमला होता है, अगर उसे बाहर निकाल दें तो वो माने मफहूम नहीं देगा। व्हेन आई एम रेडी, जब इस तरह कहेंगे ना व्हेन आई एम रेडी, तो आपको बिल्कुल मफहूम समझ नहीं आएगा कि मैं जब तैयार हूँगा, या जब मैं तैयारी करके जब मैं तैयार हूँगा, रेडी हूँगा। तो अब ये मफहूम बिल्कुल पूरा नहीं करता जब तक हम आई विल कम व्हेन आई एम रेडी। तो आई विल कम यानी मैं आऊँगा जब मैं तैयार हूँ जाऊँगा। तो जब मैं तैयार हो जाऊँगा, अगर हम इसको निकाल दें अलहदा, तो ये जुमला अपना मफहूम पूरा कर देता है। आई विल कम, मैं आऊँगा, हर बंदे को समझ जाता है मैं आऊँगा। लेकिन अगर इसी को मेन क्लास को या इंडिपेंडेंट क्लास को निकाल दिया जाए, तो ये देखें, फर्ज कीजिए मैंने इसको छुपा दिया, व्हेन आई एम रेडी, जब मैं तैयार हूँ, तो किसी को समझ नहीं आएगी कि जी किसकी बात कर रहा है, किस लिए तैयार हो रहा है, क्या है। तो इसीलिए ये जो क्लास होगी ये क्या होगी जी, सब ऑर्डिनेट क्लास। ये दो सेंटेंस हैं, एक आई विल कम, दूसरा है व्हेन आई एम रेडी। तो सब ऑर्डिनेट क्लास की आप निशानी देख लें कि यहाँ व्हेन है, व्हेन, वेयर, हाउ वगैरह जहाँ भी ये इस्तेमाल हूँ वो क्या होंगे, अक्सर क्या होंगी, सब ऑर्डिनेट, यानी वक्त या जगह का तयन करने के लिए जितने अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर वो सब ऑर्डिनेट क्लास में होते हैं। इसके अलावा दो, इफ़, आर, आइदर आर, नाइदर नार वगैरह इस तरह की जो भी क्लासेज होंगी वो क्या होंगी, सब ऑर्डिनेट क्लास। हाँ अलबत्ता अब ये हमने देखना है कि ये क्लास जो है ना किस मकाम पर खड़ी है। हमने केसेस पढ़े थे पहले भी कि सब्जेक्टिव की जगह है, यानी सब्जेक्ट की जगह होगी तो वो क्या होगी, सब्जेक्टिव फ्रेज होगा। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह होगी ऑब्जेक्टिव फ्रेज होगा या ऑब्जेक्टिव क्लास होगी। अगर वो एडजेक्टिव का काम करेगी तो एडजेक्टिव क्लास होगी, अगर वो एडवर्ब का काम करेगी तो एडवर्बियल क्लास होगी, अगर नाउन का काम करेगी तो नाउन क्लास होगी। ये आगे क्लासेस की फिर किस में हो जाते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से या जिसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर वो क्लास अमल कर रही है या अपना एक्शन शो कर रही है तो उसका नाम भी वही होगा। तो आई विल कम, इसके लिए कम के लिए इसके बाद मफूल की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आई विल कम यानी कम, इसका मतलब है आना, इसका डायरेक्ट ताल्लुक बनता है फ़ाइल के साथ, ना कि मफूल के साथ। मफूल के साथ जो भी ट्रांसिटिव वर्ब होगा उसके साथ मफूल या ऑब्जेक्ट लाजमी आएगा। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। फेल क्या होता है, किसी काम का करना या होना। जिस वर्ड पर, जिस लफ्ज़ पर उस फेल का असर हो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अगर उस वर्ब पर उसका असर न हो बल्कि काम करने वाला या सरगर्मी सर अंजाम देने वाला सब्जेक्ट या फाइल हो तो वो फेल होगा इनट्रांसिटिव वर्ब। तो आई विल कम, कम एक तरह का एक्शन है, आना जिसके माने हैं ये वर्ब है। तो इसका ये जो एक्शन है इसका परफॉर्मर कौन है, आई, यानी सब्जेक्ट है। इसीलिए ये कौन सा है, इनट्रांसिटिव वर्ब, या इसको फेल लाजिम कहा जाता है जी, फेल लाजिम। ऊपर वाला है फेल मुतअद्दी, उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मुतअद्दी।
तो फ़ेल मुतादी के लिए मफ़ूल लाजमी है और फ़ेल लाज़िम के लिए मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती, वो फ़ाइल के साथ मिलकर अपना मफ़हूम तमाम कर देता है। तो आई विल कम, ये जुमला क्या कौन सा हो गया जी, फ़ेल लाज़िम का। इसके लिए इसके मफ़ूल की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब व्हेन आई एम रेडी, ये आगे वाली जो क्लास है, ये पूरा जो जुमला है, इसका क्लास मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ बिग सेंटेंस विच हैज़ finite verb या which has a subject and its own predicate, but it does not convey full meaning when it is detached from the main sentence। जब अहम जुमले से या प्रिंसिपल सेंटेंस से इसको निकाल दिया जाता है तो ये अपना मफहूम पूरा नहीं करते। तो अब ये कम के बाद आ रही है, लिहाजा ये एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्बियल क्लाज है, और ये वर्ब यानी कम की वजाहत कर रही है कि मैं आऊँगा जब मैं तैयार होऊंगा, यानी तैयार होने के बाद। तो ये वजाहत किसकी कर रही है जी, ये वर्ब की, और जो क्लाज किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की वजाहत करे वो उसी नाम से होगी। तो लिहाजा ये क्या है, एडवर्ब क्लाज। ये है जुमला, लेकिन चूंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच यानी वर्ब के, तो वर्ब की क्वालिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा ये एडवर्ब क्लाज होगी। क्या होगी, एडवर्ब क्लाज। अब आगे देखें नंबर 2 पे है जी, आई नो, मैं जानता हूँ। अब अगर हम यही कह दें आई नो मैं जानता हूँ, वो कहें क्या, तो जब हम इसकी जगह व्हाट रख देंगे, आई नो व्हाट, तो उस व्हाट की जगह मैंने आपको पहले बताया व्हेन, व्हाट, हाउ, एटसेट्रा वगैरह ये क्या होंगी, ये ऐसी क्लासेस होंगी जो किसी पार्ट ऑफ स्पीच का काम देंगी। तो नो ट्रांसिटिव वर्ब है, आई नो, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए कि मैं जानता हूँ, किसको जानता हूँ, आई नो व्हाट। तो व्हाट की जगह दैट आई एम राइट, ये कि मैं सही हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं हक पर हूँ, मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ। तो लिहाजा ये नो के बाद ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रही है पूरे का पूरा जुमला, लिहाजा ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्लाज होगा। ऊपर वाला क्या था, एडवर्ब क्लाज, नीचे वाला क्या होगा जी, ऑब्जेक्टिव क्लाज। ऑब्जेक्टिव क्लाज क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है, इसको नाउन क्लाज भी आप कहते हैं, नाउन क्लाज भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये नाउन के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर इसमें। अब पता कि जो है ना, हमारे पास जो भी किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो, या नाउन, नाउन सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। तो ये एक तो नाउन क्लाज है, दूसरी ऑब्जेक्टिव क्लाज भी इसको कह सकते हैं, नाउन क्लाज भी कह सकते हैं, क्योंकि नो के बाद नाउन आना चाहिए, लिहाजा ये नाउन क्लाज है। काम के बाद क्या आना चाहिए, यानी फेल है वर्ब, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, लिहाजा एडवर्बियल क्लाज होगी या एडवर्ब क्लाज होगी। ये नाउन की जगह आ रहा है, नाउन क्लाज होगी जी। शो मी द पिक्चर, शो मी द पिक्चर दैट यू हैव पेंटेड, मुझे वो तस्वीर दिखाओ जो तुमने पेंट की है। तो शो ये क्या है जी, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, जाहिर है इसके लिए मफूल चाहिए। तो मफूल ये पूरी आगे वाली क्लास है जी, इसके दो मफूल हैं, एक तो मी है, इसको कहते हैं जी मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पर फेल का बराह रास्त असर न हो वो क्या कहलाता है जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अक्सर क्या होता है, वो क्या होता है जी, वो कोई जिंदा चीज़ होती है, किसी शख्स, जगह या चीज, जगह का नाम होता है। अक्सर वो क्या होता है, यानी किसी जेंट्स का नाम होता है, मर्दाना या जनाना, कोई भी जेंट्स हो। ये यूं समझ लो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिस पर फेल का, शो का असर हो रहा है, वो है द पिक्चर दैट यू हैव पेंटेड, यानी वो तस्वीर दिखाओ जो तुमने पेंट की है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा जी, जिस पर फेल का असर हो। शो, फेल का असर क्या है, इसका शो का मतलब होता है जाहिर करना या दिखाना। तो दिखाओ क्या, शो, शो बट, तो इसको दिखाने के लिए उसने कहा द पिक्चर दैट यू हैव पेंटेड, वो तस्वीर जो तुमने पेंट की है। तो इस शो का डायरेक्ट असर पड़ रहा है कि इस पर, पिक्चर पर जो तुमने पेंट किया है। तो ये पिक्चर किसने, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो हमेशा किसकी तरफ लौटता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, मी की तरफ।
यानी ये तस्वीर जो तुमने पेंट किया मुझे दिखाओ। ये दोनों मफूल हैं, ये यानी मी भी मफूल है, एक पूरा सेंटेंस यानी ये क्लास भी मफूल है, तो ये भी नाउन क्लास होगी और ये दो मफूलों की जगह है। एक तो वही है यानी जानदार है और दूसरा बेजान यानी पिक्चर दैट यू हैव पेंटेड। तो ये क्या है जी, ये नाउन क्लास हो गई। ये वाली ऊपर वाली नो के बाद वाली भी नाउन क्लास, ये इससे ऊपर वाली एडवर्ब क्लास। अब चौथे नंबर पे देखें, व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम इज अनसर्टेन। तो इज जो है ना ये बी, इसके अलावा बिकम, सीम या हैव वगैरह, इस तरह के जो अफाल हैं जी इनको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं जी, ये दो नाउन्स को या एक नाउन और एडजेक्टिव को आपस में मिलाते हैं, लिंक करते हैं। यानी ये सब्जेक्ट के बाद प्रेडिकेट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में मिलाते हैं। तो यहाँ इज आया है जी लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट आपको पता है वो क्या होता है, नाउन होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड विच एक्ट एज ए नाउन, या अगरचे वो क्लास है तो वो भी नाउन क्लास ही होगी। ग्रुप ऑफ वर्ड वो क्या होगा, क्लास ही का होगा। ये बी की शक्ल है, इज, आर, एम, वाज, वर, और लिहाजा ये लिंकिंग वर्ब है, तो इसका मतलब है पहले वाली जो क्लास है हमारी व्हेन ही विल कम, ये कौन सी है जी, ये नाउन क्लास है। क्या लिंकिंग वर्ब से पहले वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, और उसके बाद आखिर अनसर्टेन ये प्रेडिकेट है जी। ये क्या है जी, अनसर्टेन प्रेडिकेट है, या इसको आप नाउन कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं या सिर्फ कॉम्प्लीमेंट भी कहा जाता है। इनको एडजंक्ट भी कहा जाता है, नाउन एडजंक्ट, नाउन एडजंक्ट। तो व्हेन ही विल कम ये क्या है, नाउन क्लॉज है जी, किससे पहले, ये लिंकिंग वर्ब इज से पहले है, तो ये पूरी की पूरी क्लॉज इज एक्टिंग एज ए नाउन यानी पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने कहा जो भी बड़ा छोटा जुमला बड़े जुमले के अंदर क्लॉज होगा और वो एक्ट करेगा पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर। पार्ट ऑफ स्पीच 7 हैं या दूसरे अल्फाज में 9 हैं जिनमें 2 के मुतालिक इख्तलाफ है, तो उन 7 की जगह ये क्लासेस जो भी होंगी उन 7 में से किसी एक जगह को लेंगी। तो व्हेन ही विल कम ये क्या नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। वो कब आएगा, इज अनसर्टेन, ये किसी को यकीन नहीं है, इसका पता नहीं है जी। आगे है जी टेल मी, टेल, टेल तो कौन सा है, ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब, फिर लाजिम, ये मुताद्दी, तो ज़ाहिर है इसका मफूल आना चाहिए। इसके 2 मफूल आ गए जी, एक तो मी है टेल मी, दूसरा हाउ यू नो दिस, तुम ये कैसे जानते हो। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ना हाउ यू नो दिस, ये तुम किस तरह जानते हो, ये क्या है जी, ये भी नाउन क्लॉज है, और ये टेल की किसकी वजाहत कर रही है, टेल की। टेल मी हाउ यू नो दिस, ये नाउन क्लॉज है जी। आगे द क्वेश्चन इज वेदर दे रीच द स्पॉट, अब द क्वेश्चन इज सब्जेक्ट है जी, ये लिंकिंग वर्ब आ गया बीच में। सवाल ये है कि वेदर दे रीच द स्पॉट, आया वो जगह पर पहुंचे। अगर हम इसको वेदर दे रीच द स्पॉट, ये कोई मानी मफहूम अदा नहीं करेगी, लिहाजा ये तो सब्जेक्ट है हमारे पास, हमें पता चल गया ये लिंकिंग वर्ब है और ये सब्जेक्ट है। तो दूसरी ये वाली कौन सी है जी, ये एडवर्बियल क्लॉज इसको आप कह सकते हैं, ये यूँ समझ लो इस वर्ब की तारीफ कर रही है, या प्रेडिकेटिव क्लॉज भी आप कह सकते हैं इनको। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है विच इज एक्टिंग एज ए प्रेडिकेट, यो प्रेडिकेटिव क्लॉज भी इसको आप कह सकते हैं। तो अब 7 नंबर पे देखें जी, इफ दैट इज ट्रू आई रिलेंट, अगर यही बात है तो मैं थोड़ा सा मुतमईन हो जाता हूँ, सुकून कर लेता हूँ। रिलेंट मानी क्या होना है, नर्म हो जाना, कूल हो जाना, यानी अगर ये बात सही है तो मैं थोड़ा सा ठंडा हो जाता हूँ, यानी नर्म दिली का मुजाहरा करता हूँ। शर्त ये कि इफ़ दैट इज़ ट्रू, इफ़ आल दो अगर किसी जुमले से शुरू हूँ तो वो कौन सी क्लासेज होंगी, वो होंगी जी एडवर्ब क्लासेज, एडवर्ब क्लासेज। ये आई रिलेंट, यानी रिलेंट जो है ना इंट्रांसिटिव फेल है, लिहाजा ये पूरी की पूरी क्लास जो है ये कॉमा से पहले है,
ये कामा से पहले जो भी क्लास है ये रिलेंट की वजाहत कर रही है। अगर ये सच है तो मैं इस पे क्या करता हूँ, इत्मीनान का इजहार करता हूँ। अच्छा जी, आगे देखें, ये पूरी क्लास क्या आ गई, एडवर्बियल क्लास इसको या एडवर्ब क्लास भी कहते हैं जी। दिस इज द हाउस, दिस सब्जेक्ट है कि जी, ये बाकी सारा प्रेडिकेट हो गया। अब इस प्रेडिकेट में देखें, ये जो है ना हमारे पास नॉन कॉम्प्लीमेंट है, या इसको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, और ये है भी नॉन। तो नॉन की आगे वजाहत है कि वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूं। तो इसका मतलब ये द हाउस की क्या है, क्वालिफाई कर रहा है, इसमें इसके माने मफहूम में कुछ ना कुछ इजाफा कर रहा है। तो ये एडजेक्टिव क्लास है जी। ये क्या है, एडजेक्टिव क्लास। ये हाउस की वजाहत कर रही है, वेदर आई लिव, वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूँ। दिस इज द हाउस वेयर आई लिव, जहां मैं रहता हूँ। तो ये बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक काफ़ी है, और ये